भाई बड़ी दिलकश रिपोर्ट आई है अमेरिकन कांग्रेस की के अंदर जो पेश की गई है पाकिस्तान और भारत की जंग के ऊपर। अब ये तो एक न्यूट्रल एंटिटी है और बड़ी रिसर्च करके उन्होंने भेजी है हिंदुस्तान को। इस रिपोर्ट के बाद तो जिनको नहीं भी पता चल जाना चाहिए कि रिपोर्ट में ये हकीकत वाज़िया हुई है कि भारतीय क़यादत ने सियासी दबाव और अंदरूनी ज़रूरत के तहत जल्दबाजी के तहत किसी स्ट्रेटेजिक सोच के तहत नहीं बल्कि जल्दबाजी के तहत खत्ते के अमल को खतरे में डाला। ये कांग्रेस की रिपोर्ट कह रही है जो अमेरिका में पेश की गई है। रिपोर्ट में यह वाज़ह किया गया कि भारतीय क़यादत ने सियासी दबाव और अंदरूनी हालात के तहत एक गैर जिम्मेदाराना फैसला किया पाकिस्तान पर अटैक करना, जो संजीदा हिकमत अमली नहीं बल्कि जल्दबाजी का नतीजा था। ये 9-10 मई की जंग की बात कर रहा हूँ मैं। इस इकदाम ने खत्ते के अमन को बिलावजह खतरे में डाल दिया। इसके बरक्स पाकिस्तान ने दुरुस्त मालूमात, मजबूत इंटेलिजेंस, ये भाई अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा या पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं बोल रहा। इसके बरक्स पाकिस्तान ने दुरुस्त मालूमात, मजबूत इंटेलिजेंस और सोच समझ कर चुने गए अहदाफ के जरिए अपने से कहीं बड़े दुश्मन को मौसर अंदाज पसपा किया। और इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान हैज़ वन दिस 4 days वॉर। ये रिपोर्ट इस बात की बाज़ाब्ता तौसीक करती है कि मार्के हक में पाकिस्तान को वाज़िया और फैसला कुन बरतरी हासिल रही, जो इस जंग के नतीजे का बुनियादी मुहर्रिक बनी। इसके साथ ही रिपोर्ट ने इस हकीकत को उजागर किया कि पाकिस्तान ने मुख्तसर मगर शदीद जंग के दौरान न सिर्फ आला अस्करी तैयारी दिखाई बल्कि चीनी दिफाई टेक्नोलॉजी को मरबूत तरीके से इस्तेमाल करके भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने जंग के दौरान जदीद हथियारों, मिसाइल सिस्टम्स और लड़ाका जहाज़ों की इंतहाई दुरुस्तगी के साथ इस्तेमाल किया, जिसमें भारतीय फ़ज़ाइया के फ्रांसीसी साख्त राफेल तैयारों को मार गिराया गया। इस जंग ने भारत की फ़ज़ाई बरतरी के तमाम दावे हवा कर दिए और दुनिया इस हकीकत का एतराफ़ करती है। रिपोर्ट में इंकशाफ भी किया गया इस जंग ने चीन को अपने जदीद दिफाई निज़ामों जैसे HQ-9 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारों को हकीकी जंगी माहौल में आजमाने का मौका फराहम किया, और जो चीन के दिफाई शोबे के लिए एक अहम सरगर्मी साबित हुए। भी इंडिया के लिए बैड न्यूज़ है कि चाइना ने उनको दिखाया, पाकिस्तान के थ्रू ही ख्वाह दिखाया और पाकिस्तान ने भी दिखाया चाइना के वेपन्स के ज़रिए कि इंडिया का मुकाबला अब आसान बात नहीं है जब इंडिया आएगा मुकाबले में। जब भी ये रिपोर्ट समर की भी तस्दीक करती है कि हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी क़यादत की बर वक्त मौसर आला हिकमत अमली और अपनी फ़ैसलों ने भारत के जारहाना अज़ाइम को खाक में मिला दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जनाब खबर आई है, जिसके ये भी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का दिफाई बजट ज़रूरत के मुताबिक हकीकत पसंदाना और कौमी सलामती से हम आहंग दिखाई देता है, और भारत ने इतना दफाई खर्चा किया उसके बावजूद उसको मुँह की खानी पड़ी। आज ट्रंप ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। ये तो वो कहते आए हैं कि मैं भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाता हूँ, लेकिन आज उन्होंने ये भी कहा कि एक और दोबारा जंग शुरू होने लगी जो मैं रुकवाई। जरा सुन ले क्या कहा उन्होंने। जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब बहुत वार्म वेलकम, मज़हर अब्बास साहब, बिलाल अज़हर कियानी साहब, शौकत यूसुफ ज़ई साहब में ज्वाइन करेंगे। दूसरी तरफ और भी बड़ी खबरें मेरे पास इमरान खान साहब के हवाले से। अलीमा खान साहिबा जो है वो बैन देती फिर रही है कि जी उनको मुलाकात नहीं कराई जा रही, उस पर ज़रूर बात करें, हुकूमत क्यों नहीं कराने दे रही। जुमे को यौम सियाह का दिन रखा है तहरीक इंसाफ ने, इस पर बात करेंगे। 27 आईनी तरमीम के खिलाफ दिसंबर में लॉन्ग मार्च कुछ वकला करना जा रहे हैं, उसका क्या क्लाइमेक्स होगा वो आपको आज बता के उठूंगा यहाँ से मैं। कमर चीमा साहब ये जो कांग्रेस की रिपोर्ट आई है बड़ी डैमेजिंग है हिंदुस्तान के लिए, तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान भारत की जंग तो रुकवाई लेकिन दोबारा भी एक जंग होने लगी थी, वो भी रुकवाई। ये कब होने लगी थी और किस तरह रुकवाई? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो कांग्रेस की रिपोर्ट आई है इसने वो स्टैंप लगा दी है उस बात के ऊपर जो एक तो अमेरिकी सदर बार बार कहते थे कि पाकिस्तान ने जहाज़ गिराए, दूसरी तरफ उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान की कामयाबी है भारत के ऊपर। पूरी दुनिया की प्रेस ये कह रही थी, लेकिन इंडिया ये मानने को तैयार नहीं था क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब पॉलिटिकल ब्लंडर हो जाता अगर वो ये बात अपने ऑडियंस को ये पता लगने देते। तो दुनिया कुछ और कह रही है, दुनिया कुछ और मान चुकी है और भारतीय अवाम को कुछ और बताया गया। अब जैसे जैसे सच तो लोगों तक पहुँच चुका है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये अवाम को कन्फ्यूज़ करें। पहली बात देखिए, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूं कि आज के बाद अमेरिकी थिंक टैंक्स हों, दुनिया के थिंक टैंक्स हों, रिसर्च सेंटर्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस रिपोर्ट को रेफरेंस दिया जाएगा। वो जिसे साइटेशन कहते हैं ना, कि आज के बाद जब आपने साइट करना होगा जी के रिसर्च। चीमा साहब, हम ये समझे कि अब अगर हिंदुस्तान अटैक करेगा पाकिस्तान पे तो वो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग नहीं होगी, वो चाइना के साथ भी लड़ा होगा। बदकिस्मती हिंदुस्तान की वैसे तो देखें, इंडिया का यही तो मसला है। 2005 से लेके 2025 तक इंडिया को जो अमेरिका ने एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया मिलिट्री डोमेन में, टेक्नोलॉजिकल डोमेन में, कामरान साहब, उसका क्लाइमेक्स 2025 में अमेरिकन परेशान हो गए हैं
कि ये 20 साल तक हम इनको इक्विप करते रहे चाइना के मुकाबले में, और वो इक्विपमेंट जो पाकिस्तान के पास चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर था उसको पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने इस अंदाज से इस्तेमाल किया कि इवन के इंडियंस को तो 48 घंटे तो समझ ही नहीं लगी। उनके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने, स्टाफ ने ये कहा था कि 48 घंटे हम अपने जहाज नहीं उड़ा सके, हम फॉल्ट ढूंढ रहे थे कि हमारे जहाज क्यों जो है वो गिर रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि उनको समझ ही नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या है। तो जाहिर बात है ये पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का विजन था, सोच थी, मिलिट्री लीडरशिप, और बड़े कम बजट का, जिस पर आपने भी रेफरेंस किया, कहां थोड़ा सा बजट, कहां भारत का 90 अरब डॉलर का दिफाई बजट हो और अपने आप को वो कह रहे हो कि जी दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर हैं। ये जाके सिपरी की जो स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक है उसकी रिपोर्ट है कि दुनिया के 10 साल सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर रहे हैं, और जब मौका आता है जंग लड़ने का तो किस तरह बुरी तरह एक्सपोज हुए उसकी वजह बड़ी क्लियर है। उसकी वजह यह है कि भारत की फौज को फोर्स किया जाता है जंग लड़ो। अगले दिन भी 2 दिन पहले इंडिया के जो चीफ ऑफ आर्मी चीफ कह रहा था हमारे पास चीजें पूरी नहीं है, बात सही आपकी। लेकिन मेरा एक सवाल है चीमा साहब आपसे कि इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था, कांग्रेस की रिपोर्ट में, कि चाइना से पाकिस्तान असले की खरीदारी 80% पाकिस्तान चाइना से असले खरीदारी करता है। अब ये बताइए कि जब ये कांग्रेस की रिपोर्ट आई और चला पता कि एक्चुअली चाइना का जो वेपन जिस तरह कमाल तरीके से पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, ख्वाह वो डिफेंस का हो, ख्वाह वो एयर स्ट्राइक्स का हो, ख्वाह वो इंफॉर्मेशन है जो हमारे सामने आ रही थी, और इंडिया का हर चीज़ हमारे सामने एक स्क्रीन खुली हुई थी, क्या सिर्फ ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है पाकिस्तान का चाइना के साथ, वो तो बात समझ आती है। लेकिन अगर इंडिया ये सोचे कि यार यूरोपियन असला भी गिर गए, राफेल भी गिर गए, फ्रेंच टेक्नोलॉजी भी नाकाम हो गई, तो क्या इंडिया भी चाइना का वो बन सकता है खरीदार वेपन्स का, या नहीं बन सकता कभी भी? ये चाइना नहीं करेगा उसके साथ इस तरह की डील? नहीं, मैं जो कभी भी ऐसे मुमकिन नहीं है। आपको मजे की बात बताऊं कामरान साहब, इंडिया दुनिया से जहां से भी असला लेता है उनको ये चीज कहता है पाकिस्तान को आपने ये असला नहीं देना ताकि पाकिस्तान हमारा मुकाबला ना कर सके। अब उनको इस चीज का क्या पता था कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स और आर्मी और आर्म फोर्सेस जो हैं वो किस तरह अपने कम रिसोर्सेज के बावजूद अपने आप को तैयार करके बैठे हुए थे। और ये चीज जो आपने ट्रंप साहब का भी रेफरेंस दिया कि वो कोई नई जंग की बात कर रहे थे, देखिए इंडिया बार बार एक चीज कह रहा है जी, वो इंडिया बार बार एक चीज कहता है जी कि हम तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0। बेसिकली ये वो प्रेशर है जो प्रेशर इंडियन अवाम का और ऑपोजिशन का था। आपको पता है मई में जंग हुई, अगस्त तक इंडिया के अंदर ये डिबेट ही सेटल नहीं हुई कि हुआ क्या है, क्योंकि कांग्रेस अगस्त के अंदर एक मॉनसून सेशन हुआ इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, जहां पे पूछा गया, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से कहा कि ये कहो कि ट्रंप झूठा है, ट्रंप गलत कह रहा है कि हमारे साथ जहाज नहीं गिरे। लेकिन नहीं वो बोले मोदी साहब आज तक, ये कहो कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया, इंडियन गवर्नमेंट नहीं बोल पड़ी। डॉक्टर जयशंकर उनके फॉरेन ऑफिस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पूरी दुनिया में जाके बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन नहीं बोल सके। तो इस सारा जो प्रेशर था उनके ऊपर, तो इस पे वो मिसकैलकुलेशंस करना चाहते थे, इसको वो ट्रंप साहब रेफर कर रहे हैं कि, और फिर ट्रंप साहब का फिर खौफ भी था कि अगर हमने दोबारा जंग की, इसी तरह जहाज गिरे तो हम कैसे, ये जंग बंद भी नहीं होगी। और कैपेबिलिटी का जिक्र तो आर्मी चीफ खुद कर चुके हैं, इससे पहले इंडिया के एयर चीफ भी कह चुके हैं कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लेते हैं, हुकूमत पैसे देती है, जब वो एक्चुअल इक्विपमेंट हमारे पास आता है उस वक्त तक वो इक्विपमेंट आउटडेटेड हो चुका होता है और उसको हम इस्तेमाल ही नहीं करते, पाकिस्तान के पास और अच्छा इक्विपमेंट आ जाता है। तो सवाल ये है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी बेसिकली अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को एक्सपोज कर रही है कि तुम हमें जंग में तो भेजना चाहते हो लेकिन हमें मिलिट्री हार्डवेयर तो लेके दो। तुमने हमें जो राफेल लेके दिए या बाकी जो मिलिट्री साजो सामान लेके दिया, उससे वो पाकिस्तान के साथ हम छोटी जंग तो लड़ने के काबिल नहीं है, हम लंबी जंग लड़ना चाहते हैं। तो बेसिकली वो फौज दूसरे सेंस में आर्मी हुकूमत को ये कह रही है कि इस चक्कर में ना पड़ो, लंबी जंग हम लड़ नहीं सकते, छोटी जंग पाकिस्तान जीत रहा है। और कन्वेंशनल जो मिलिट्री कैपेबिलिटी का इंडिया का एक था कि जी बड़ा इंडिया जो है वो एक सुपीरियर पोजीशन निकलता है, वो भी एक्सपोज हो गई कि इंडिया के पास कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी है, वो भी मई में एक्सपोज हो गई। 2019 में भी जब हमने उनके जहाज गिराए एक्सपोज हो गई। तो इंडियन आर्म फोर्सेस अंडर प्रेशर है कामरान साहब, और ये जो एक्सरसाइजेस ट्रिशल कर रहे हैं ये बेसिकली वही चीज है ताकि अपनी फौज को कॉन्फिडेंस दिया जाए, लोगों को कॉन्फिडेंस दिया जाए, मोदी साहब को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाएगी, बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं, मोमेंटम बिल्ड करो, नो टाइम जारी सर करो। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, सारी गिमिक्स हैं, वो जैसे कहते हैं ना प्लेइंग टू द गैलरी। बिल्कुल ठीक, आपका ये पॉइंट सर आ गया। बिलाल साहब, प्राइम मिनिस्टर की मैं स्पीच सुन रहा था अभी जब ये तरमीम पास हुई, उससे पहले बड़ी धुआंधार स्पीच की बिलावल भुट्टो साहब ने। उन्होंने कहा 18वीं तरमीम किसी का बाप जो है उसको छेड़ नहीं सकता।
अब वो ऑब्वियसली 18वीं तरमीम के अंदर सूबों को बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह ये सब कुछ भी एलोकेट हुआ हुआ है। हमारी दिफाई बजट की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वफाक एक हद तक ही प्रोवाइड कर सकता है। जब वफाक ने सारा कुछ ही एनएफसी में और 18वीं तरमीम के अंदर सूबों को दे दिया, तो क्या नई उसके अंदर कोई ऐसी पेशरफ चल रही है आपकी जिसमें आप कम से कम पीपल्स पार्टी को मनाएं कि चले बाकी चीज़ों पे तो वो सरेंडर नहीं कर रहे, 18वीं तरमीम पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ डिफेंस बजट की बात आती है वहाँ तमाम सूबे अपना हिस्सा एक्स्ट्रा डालें, वफाक को सपोर्ट करें और सिंध भी डालें, या ऐसी कोई बात नहीं चल रही अभी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरान साहब बहुत शुक्रिया अपने शो में दाद देने का। देखिए सबसे पहले तो जब भी आप बात कर रहे थे कमर साहब से, आई थिंक ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान की जो एक फ़तह है वो अब यूएस में कांग्रेस की भी एक रिपोर्ट में बाकायदा दर्ज की गई है, और ये प्रेसिडेंट ट्रंप तो कहते आ रहे हैं, बाकी दुनिया में भी ये रिपोर्ट होता रहे, तो ये फिर से पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो फ़तह थी वो एक और उसकी तस्दीक है इंटरनेशनल सतह पर। और ये जो भारत का मनफी प्रोपेगेंडा होता है, ये इसको उसको बाहर उसको डिफीट करने में, उस प्रोपेगेंडा को, इस तरह के जो डेवलपमेंट्स हैं वो मदद करते हैं। अब मेरा सवाल, दूसरी बात ये कामरान साहब के ये जो आप चंद दिन कबल मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो अभी ज़िला जेलम में ही जो मेरा ज़िला है वहाँ पे टिल्ला रेंज में जो वहाँ पर एक एक्सरसाइज हुई जहाँ पे किंग ऑफ जॉर्डन भी आए हुए थे, फील्ड मार्शल मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर थे, और दीगर हमारी अफवाज के बहादुर कोर कमांडर मंगला थे, दीगर और लोग थे। तो वहाँ पर जो हमें देखने का मौका मिला, जो वहाँ पर हमारी जो मश्क वहाँ पर हुई, मुझे भी वहाँ पे मौका मिला था। मेरा ज़िला है, मुझे फ़ख्र है मैं एक ऐसे ज़िले से हूँ जो अफवाज पाकिस्तान के अंदर जिसके सबूत दहाइयों से जा रहे हैं। एक मिलिट्री का रिक्रूटमेंट ग्राउंड रहा है, शुहदा और हमारे अफवाज के जवानों की सरजमीन है, तो उसी सरजमीन पर ये एक्सरसाइज हुई। तो वहाँ पर मज़ीद यकीन करें देख कर खुशी हुई, जिस तरह की कैपेबिलिटीज़ एयर लैंड टेक्नोलॉजिकल, जिस तरह की कोऑर्डिनेशन। अब जो मेरा डिफेंस बजट का सवाल था सर, अफवाज की सारी बढ़ाने के लिए सूबों से बातचीत चल रही है जी। देखिए उसमें कामरान साहब नहीं, कामरान साहब देखिए, हम तो चाहते थे कि इसके अंदर भी एनएफसी के अंदर जो लोअर कैप लगी हुई है कि सूबों का शेयर पे के कम नहीं हो सकता, हम तो चाहते थे कि वो भी ज़ेर बहस आए। मगर देखिए ये जो आपने नुक्ता उठाया ये बहुत अहम है। तकरीबन 2500 अरब रुपए के लगभग ये डिफेंस बजट है हमारा, और आज ये यकीनन जो नेशनल फाइनेंस कमीशन ने इकट्ठे बैठना है अब, जिसकी अब मीटिंग्स होनी है, जिसकी तश्कील दे दी गई है और उसकी मीटिंग्स आगे होनी है, उसमें यकीनन विद एन ओपन माइंड सब सूबों को भी और वफाकी हुकूमत को मिल बैठ कर ये देखना होगा कि इस तरह का अब नया फार्मूला तश्कील दिया जाए जिसके अंदर बिल्कुल हमारी डिफेंस बजट बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और वफाक और सूबों दोनों की फिजिकल सस्टेनेबिलिटी एड्रेस हो। देखिए ये हम सब का इज्तिमाई मसला है, ये कोई अपनी यही बड़ी बात है कि मुझे अच्छी बात लगी कि आप कह रहे हैं इसमें टॉक होगी जरूर सुबह सिंध से और पंजाब सबसे, बिल्कुल नहीं बिल्कुल जी। और मेरे ख्याल से जब एनएफसी की डिस्कशन आती है नहीं बजट और नहीं इसके और इसकी वफाकी हुकूमत के बजट से क्योंकि जाता है, तो यकीनन एक ये मेरे ख्याल से ऑप्शन मौजूद है कि इसके अंदर ये देखा जाए कि क्या ये इज्तिमाई इसमें सब अपना हिस्सा डालें या डिविजिबल पूल में जो सूबों में तकसीम होती है उससे ऊपर रखा जाए कि ना जाए। यकीनन दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस दैट कैन बी कंसीडर्ड। यही मेरे ज़हन में और भी भी ऑप्शंस मौजूद हैं शेयर के हवाले से, एक्सपेंडिचर्स के हवाले से। मगर मेरे ख्याल से ये जब सारी बातें होंगी, मैं इसलिए थोड़ी मोहतात होकर इस पे बात करता हूं क्योंकि एनएफसी की डिस्कशन मैंने तो एक आइडिया आपके साथ डिस्कस किया है कि होनी चाहिए इसके ऊपर बात, पाकिस्तान की दिफाई बजट बढ़ना चाहिए और सूबों को अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जी जी बिल्कुल होनी चाहिए। पाकिस्तान का डिफेंस है तो सूबे है, वरना सूबे क्या कर लेंगे भाई। देखिए जी और बिल्कुल, और हमें वो तवाज़ुन रखना होगा जब फार्मूला तश्कील दें जिसमें सूबों आवाम तक भी फ़ायदा पहुंचे। हमारी दिफाई प्रायोरिटीज़ यकीनन सर फहरिस्त हैं, उसमें बिल्कुल उसको पूरा करने के लिए जो भी एनएफसी का फार्मूला सही है सर, ये पॉइंट ठीक है, हमें उस पर बात करनी चाहिए और मुझे यकीन है सब सूबे भी इसको सपोर्ट करें। आप मेरे साथ रहेगा, आगे चलते हैं। शौकत भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। शौकत भाई ये पाकिस्तान की जय जयकारी हो रही है, अमेरिकन कांग्रेस में रिपोर्ट पेश की गई, इससे पाकिस्तान का मोहर सब्त हो गई कि हमने कैसे हराया। आप जुमे को यौम सियाह मना रहे हैं, मेरे भाई क्या मसला हो गया? देखिए बहुत शुक्रिया, अमेरिका में जो कुछ हो रहा है या किसी और मुल्क में हो रहा है या हमारी खारिज पॉलिसी के हवाले से बातें हो रही है, हम तो अपने मुल्क के हवाले से कंसर्न रखते हैं ना कि हमारा मुल्क बेहतर हो, हमारा मुल्क अच्छा हो, यहाँ पे
इंसानी हकूक बहाल हो, जमहूरियत मजबूत हो, इंस्टीट्यूशन मजबूत हो। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो तरामीम लाई गई हैं जमहूरियत को मजबूत करने के नाम पर, उससे पहले आप देखें कितनी इंसानी हकूक की पामालियाँ शुरू हैं। उसमें आप देखें कि एक इतनी बड़ी मकबूल पार्टी को अगर आप दीवार से लगाएंगे तो क्या ये जमहूरियत है? इससे जमहूरियत मजबूत होगी? यही चीजें अब इस तरह तो नहीं है ना कि वहाँ पे हमें कोई क्रेडिट दे कि आपने ये करना है, लेकिन यहाँ पे इंसानी हकूक की वायलेशन है तो हम खामोश हैं। मेरे ख्याल से हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी अपनानी चाहिए। इस वक्त देखिए सियासी आज़ादी तो बिल्कुल ख़त्म है, कोई पॉलिटिकल आज़ादी आपको नहीं नज़र आएगी, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। पंजाब में तो ऐसा है जैसे दफ़ा 144 लगा हो, और पंजाब में ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे सियासत की बिल्कुल पाबंदी है, लोगों एरिया बना दिया गया है पॉलिटिकल लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी सियासी आज़ादी भी देनी चाहिए, स्पेस देना चाहिए अपने अपोजिशन को। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि अदालती फैसलों को माना ही नहीं जा रहा है। आपके सामने अदालतों ने कहा है कि जी इमरान खान से मुलाकात कर ली, फिर ये कहते हैं ये इमरान खान की बात करते हैं। तो जब आप अदालत की फैसला ही नहीं मानेंगे तो हम आपके साथ क्या करें? पहले तो आपको सबसे पहले बात तो ये कि आप अपने अदालतों के फैसलों को माने और इनकी कदर करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि इंस्टीट्यूशन हमारे मजबूत हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इस तरह बेतौकीरी करेंगे अपने इदारों की, अपनी उसकी, तो मेरे ख्याल से फिर काफ़ी मुश्किलात होंगी। फिर यही होगा कि हम कहेंगे जी इस्लाम हमारे बारे में ये कह रहा है, इस्लाम हमारे बारे में ये कह रहा है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बेहतर यही है, मेरा तो यही ख्याल है कि हमें स्पेस देना चाहिए अपने अपोजिशन। मेरे साथ ही रहिएगा। मजहर अब्बास साहब, इमरान खान से क्यों नहीं हुकूमत मिलवा रही, ना उनके वज़ीर आला को मिलवा रही है? क्या ऐसा खतरा है इस हुकूमत को? और ना वो उनकी कहा जा रहा है कि बहनों से मिलवाया जा रहा है, इसको क्यों इतना बड़ा स्टंट बन जाता है बिला वजह? हालांकि रूटीन में पहले मुलाकातें होती थी, अब क्या चेंज हुआ आपके ख्याल में, आपके तज़िये में, कि मिलाना नहीं दिया जा रहा? कामरान, ये सवाल तो तुम्हें बिलाल साहब से करना चाहिए था, मुझसे क्यों करूँगा? नहीं, उनसे करूँगा। आपकी बारी थी तो सवाल बनता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ लूँ पहले। यू आर डैम राइट ऑन दैट। मतलब ये तो एक देखो ना, ये तो एक बहुत ऑब्वियस। देखिए, पहली चीज़ ये कि आपने उस रिपोर्ट की बात की, वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए बहुत इनकरेजिंग है जी। वो रिपोर्ट बहुत इनकरेजिंग है और इससे ज़ाहिर है इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। पाकिस्तान और ये ऑब्वियस था, जो चीज़ें हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत से लोगों को ये तवक्को थी कि डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं किस तरह वीज़ावी पाकिस्तान होंगे, लेकिन हमने उसके बाद देखा कि इस वक्त मेरा ख्याल है अमेरिकन हिस्ट्री में कोई ऐसा प्रेसिडेंट इस तरह नहीं आया, इस तरह सपोर्टिव और पाकिस्तान नहीं आया, कम से कम मुझे याद नहीं पड़ता उस तरह। अब उसके और भी कोई डायनेमिक्स होंगी, उसकी पॉलिटिकल डायनेमिक्स अलग होंगी। दूसरे ये कि इंडिया की अनफॉर्चुनेट इंडिया का ये रहा कि इंडिया के पास इस वक्त मोदी एज ए रूलर है। अब वो बिहार में भी जीत जाता है, पॉलिटिकली उसकी और चीज़ें होंगी उसके, लेकिन इस महाज पे उसको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है इस महाज पे। और उन्हें पहली मरतबा, और इंडियन मीडिया में ये चीज़ डिस्कस हुई है कि हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, हम चाइना से भी लड़ रहे थे। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए रिपोर्ट बहुत अहम है। दूसरी बात, अब ऐसी माहौल में जब एक तरफ आपको ये इनकरेजमेंट मिल रही हो, दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी जमात, एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर, यानी आपसे रिहा तो चलें, छोड़ देना, वो तो आपके इख्तियार में नहीं है वो तो, लेकिन मुलाकात कोर्ट ऑर्डर करता है, फिर मुलाकात नहीं होती। यानी ये तो ये इससे क्या जाहिर होता है कि अगर आप मुलाकात करने दें तो उसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, मुझे ये बताओ। पूछ लेते हैं, अलीमा खान मिल लेती हैं या अपना उनके केपी के चीफ मिनिस्टर मिल लेते हैं और लोग मिलते हैं, तो उससे कौन सी क़यामत आ जानी है। यानी ये होता है गैर ज़रूरी तौर पे हुकूमत अपने लिए ख़ुद मुश्किलात खड़ी करना, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, एक जो है ख़बरों को खामाखाई का बढ़ावा देना। यानी एक नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई आता है मिलने आता है पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर से, आप मिल लेना, क्या है, आपका इमेज बढ़ेगा। देखिए, अगर ये जितना फैसिलिटेट करेंगे इससे गवर्नमेंट का इमेज बढ़ता है। मैं 12 ये बात करता हूं। लेकिन सर आपके नज़दीक में अगर नहीं मिलने दे रहे तो क्या रीज़न हो सकता है गवर्नमेंट के पास? कोई तो रीज़न होगा ना सर आपके नज़दीक।
सर रीज़न मेरे यानी इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, लेकिन मेरे नज़दीक तो इसके सिवा कोई नहीं हो सकता कि उनका या तो ये गवर्नमेंट का फैसला नहीं हो रहा माफ़ कीजिएगा, नहीं अच्छी जुमला बोलने के बाद खांसी बनती थी आपकी लगनी जी या तो हुकूमत का फैसला नहीं है ये, या तो ये हुकूमत फैसला नहीं कर रही, या ये कि हुकूमत को ये खौफ है, किसी तरह का फियर है कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी सामने आ जाएगी जिससे हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, इसलिए ना मिलने दो, जो कि लॉजिकल सी बातें हैं। ठीक है, तो मुझे तो सिवाय इसके और कोई इसकी मंतक नहीं समझ में आ रही। सर आपका पॉइंट आ गया ना मिलने की कि एक खौफ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। बिलाल साहब, क्या खौफ है जिसकी वजह से आप इनकी बहन कभी प्रेस टॉक कर रही हैं, बिला वजह आप इमरान खान को मजीद हीरो दर हीरो बनाई जा रहे हैं, और अब जिस तरह मदर साहब भी कह रहे हैं, जिस तरह शौकत यूसुफजई साहब ने भी कहा, फिर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात आ जाती है, फिर वो भी इंटरनेशनल खबरें बनती हैं, ना उनके वज़ीर आला को मिलने दे रहे। क्या प्रॉब्लम, क्या कर लेगा इमरान खान, इतना क्या उसका वो है प्रॉब्लम, थोड़ा खुल के बताएं सर। नहीं देखिए जी, मेरे लिए तो नहीं, देखिए मैं तो फ्रैंकली आपके टॉक शो पे आता हूँ जी, तो कहीं इमरान खान की मिलने ना मिलने की बात होती है। एक मुजरिम है जी, दीगर जराइम का, तो मेरे नज़दीक तो जी फ्रैंकली मुझे वो पे जेल के जो काम है, उन्होंने एक जेल मैनुअल फॉलो करना है, जेल मैनुअल के मुताबिक जिसके साथ बनता है उससे वही प्रोसीजर फॉलो हो जाए, जो बकिया ना उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो। फ्रैंकली मेरे लिए ये मटीरियल बात है जी, ना ही मेरे लिए ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई ख़ास अहमियत की हामिल है। तो वो एक कैदी हैं, हमारा तो वो रवैया नहीं है जो खान साहब का था, जो ख़ुद थानेदारी करते थे और इंश्योर करवाते थे कि नवाज़ शरीफ साहब के सामने से उनकी बेटी गिरफ़्तार हो, शहबाज शरीफ साहब को उनकी दवाइयाँ खाना शाना ना पहुँचे, मरियम नवाज़ साहिबा के सेल में रात को छापे मारे जाएँ मर्दों की तरफ से। तो हम तो इस तरह की चीज़ में नहीं बिलीव करते। तो फ्रैंकली जी मेरे लिए ये एक इमटीरियल सी चीज़ है, मगर जिस तरह किसी भी कैदी का है, वो एक मुजरिम है और उनकी जराइम सबके सामने 190 मिलियन पाउंड के समेत, तो जेल मैनुअल के मुताबिक जो भी उनकी मुलाकात बनती है वो होनी चाहिए, और जो उसके बाहर जो नहीं बनती। अभी मजर साहब फरमा रहे थे कि वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं, तो आप उनको एक ऑर्डनरी कैदी के तौर पे तो नहीं डील कर सकते ना। आप कहते हैं जी मेरे लिए तो ये मटेरियल सी बात है, मतलब उसकी एक पार्टी फॉलोइंग है उनकी। सर मेरे नहीं जी सर, तो सर क्या चलें इसके ऊपर मैं अगर आपकी मंतक मान भी लूँ, तो क्या ये मयार है क्या जेल में किसी को मिलवाने का, या वो जुर्म मयार है 190 मिलियन पाउंड का, जो दिन दिहाड़े उन्होंने 50-60 अरब रुपए अवाम के एक जो हुकूमत पाकिस्तान को यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी से मिले थे और उन्होंने सीधा एक शख्स की जेब में डाल दिए बंद लिफाफे में काबीना के फैसले के साथ, क्या वो डे लाइट रॉबरी एक मयार है या ये है? मेरे नज़दीक तो जुर्म है। इसलिए मैंने आपसे कहा, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि उनके साथ मुलाकात का मयार कोई फ़र्क होना चाहिए किसी और मुजरिम के कैदी के अलावा, वो जो मयार है उसी पे उनकी मुलाकात हो या ना हो, जो भी जेल मैनुअल कहता है। शौकत साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, अलीमा साहबा एक स्टेटमेंट मेरे सामने है, वो कह रही है कि इमरान खान ने कहा है कौम को बता दो आज़ादी या मौत का वक्त आ गया। ये इमरान खान साहब पिछले 1 साल से बात कह रहे हैं, लेकिन जो बिलाल साहब बात कर रहे हैं, अगर मैं मजर साहब की बात मान भी लूँ कि वो पॉपुलर 3 लीडर हैं, बहुत पॉपुलर लीडर हैं इमरान साहब, लेकिन जिस तरह उसको आउटराइट रिजेक्ट किया बिलाल अजहर कियानी साहब ने कि जी मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, वो एक आम मुजरिम है, और वो आपको लगता नहीं कि, और जिस तरह जराइम गिनवाए बिलाल अजहर कियानी साहब ने उनकी करप्शन के, इमरान साहब की, कि लोग भी नहीं आ रहे इमरान साहब की अपीलों के बावजूद, आज भी अपील की कौम को बता दो आज़ादी या मौत का वक्त आ गया, तो शायद वो उतने पॉपुलर नहीं रहे ड्यू टू व्हाट बिलाल अजहर कियानी साहब हैज जस्ट सेड कि जो उनके करप्शन के केसेस इतने हैं कि लोग अब शायद उनके लिए बाहर निकलना भी नहीं चाह रहे प्रोटेस्ट के लिए। तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस पर यौम सियाह वगैरह मनाना अगर मुलाकात नहीं हो रही? देखिए, अगर ये थ्रू इलेक्शन सही इलेक्शन के आते ना तो मैं भी मान लेता इनकी बात, लेकिन ये तो कोई बात ना हुई ना कि आप अपने मुखालिफ से कहें कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये इनके कहने से हो जाएगा? अभी अपने दिल पे हाथ रख कर कहे कि इमरान खान पॉपुलर लीडर नहीं है, इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं है, या वो जीता नहीं है इस मुल्क में, सबसे ज्यादा वोट उसने नहीं दिए हैं। लेकिन बहरहाल ये तो देखें, ये तो इनका अपना वो है जो भी है, लेकिन अगर आपने मुल्क को चलाना है, आप संजीदा हैं मुल्क को चलाने में, तो आप नहीं इग्नोर कर सकते। देखिए, लोग यहाँ कत्ल कर लेते हैं, उनके साथ भी ये चीज नहीं हो सकती कि आप कहें कि जी इनसे मुलाकात खत्म। ये जेल मैनुअल होता है, लेकिन जेल मैनुअल पे क्या है? क्या नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की है? क्या शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की है? क्या जरदारी ने करप्शन नहीं की है? और क्या उनके खिलाफ केसेस नहीं थे? एक दिन में वो सारे केसेस खत्म नहीं हुए? किस तरह नाहाल हुए थे वो? क्यों नाहाल हुए थे और कैसे बहाल हुए?
तो सारी दुनिया को पता है कि इस तरह बात होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने मुल्क को चलाना है, मुल्क को मुश्किल से निकालना है, तो फिर अपनी अना इन चीज़ों को एक तरफ रखना होगा, सियासत करनी होगी। अगर आप सियासत नहीं करते हैं, आप इंतकाम लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आपके पास इस पर ताकत है, इस पर आपके साथ सारी और यही एस्टेब्लिशमेंट है, सबके साथ रही है, कल आपके साथ नहीं होगी। फिर आपका तो ये हाल है कि आपका लीडर तो यहाँ रहता भी नहीं है, तो फिर सीधा जाता है कि मुझे बाहर भेजो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे मसाइल हल नहीं होंगे। हम टीवी में बैठ के एक दूसरे को नीचा करने झुकाने से काम नहीं बनेगा। हमें एक थोड़ी बहुत हकायक को भी सामने रखना होगा। इस वक्त जो है 60% यूथ जो है वो पीटीआई के साथ खड़ा है। अगर यूथ पीटीआई के साथ खड़ा है ना, तो आप इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं चीजें। और ये आप कहेंगे कि लोग निकलते नहीं है, कैसे नहीं निकलते हैं? आज इमरान खान ऐलान कर दे, तारीख दे दे, फिर आप देखें निकलते हैं कि नहीं निकलते। लेकिन क्यों आप अपने लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं? आप अच्छा तो नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस दें, फिर वो इलेक्शन आएंगे, वो अवाम का काम है कि वो वोट देती है नहीं देती है। आपने तो सब कुछ करके देखिए ना, इससे ज्यादा तो और कुछ भी आप नहीं कर सकते कि बल्ला भी छीना, सब कुछ छीना, निशान के साथ साथ नाम भी छीना, उसके नाम पे पाबंदी भी लगाई आपने। लेकिन क्या हुआ? उसके नाम पे पाबंदी लगाने से क्या इमरान खान लोगों के दिलों से निकल गए? क्या भुला दिया उसको? वो तो और ज्यादा पॉपुलर हो गए। जेल के अंदर है, लेकिन आप डिस्कस उसी को कर रहे हैं। उसके डिस्कशन के बगैर किसी के जांच मुकम्मल ही नहीं हो रही, तो इसका क्या मतलब है? आप कहेंगे कि जी वो पॉपुलर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये कहता हूँ हकायक को तस्लीम करे हुकूमत, और हकायक को तस्लीम करते हुए अगर वो चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, क्या किया इन्होंने? 40,000 अरब का जो कर्जा था पूरे पाकिस्तान बनने से अब तक, वो 80,000 अरब तक पहुंचा दिया इन्होंने। 40,000 अरब के करीब कर्जा मेरे ख्याल से अब तक ले चुके हैं या ले रहे हैं। उसका क्या बनेगा? ये कौन क्या तरक्की कर रही है? क्या आटा सस्ता हो रहा है, बिजली सस्ती हो रही है? सर आपका पॉइंट आ गया, मैं जरा क्विकली इस पर रिस्पॉन्स ले लूँ अगर आप इजाज़त दें शौकत भाई। तो बिलाल साहब वो कह रहे हैं कि जिस तरह आप इमरान खान को मुजरिम गिरदान रहे हैं और उससे मुलाकात नहीं करने दे रहे, इस तरह की करप्शन के चार्जेस तो मियां नवाज शरीफ साहब पे भी लगे, जरदारी साहब पे भी लगे, शहबाज साहब पे भी लगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड 190 मुजरिम जो है? और मुल्क चलाना है आगे, तो आप बदले और ईगो से बाहर निकलें, ये कंसिडरेशन है आपके जहन में? कामरान साहब देखिए, पर मुझे मौका दीजिए। नवाज शरीफ साहब के साथ तो अकामा पनामा के नाम पर अकामा निकला, और फिर 3-4 साल आपने शहबाज शरीफ साहब को भी गिरफ्तार किया, आपने मरियम नवाज साहबा को भी डाला जेल में, आपने हमारे दीगर और लीडरान को आपने जेल में डाला, और खोदा पहाड़ और निकला चूहा। और इमरान खान साहब तो बुनियादी तौर पे थे तो मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म, मगर हैसियत तो उनकी एक थानेदार की थी, एक SHO की थी, क्योंकि उन्होंने नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके वीडियो से, उनका दिन रात काम ही ये था कि फ़लाने PMLN के लीडर के पास, नवाज शरीफ साहब के पास जेल में फ़लानी चीज़ ना पहुँचे, बेटी को सामने से गिरफ्तार करो, शहबाज शरीफ को उसकी कुर्सी ना मिले या उसको कोई दवाइयाँ ना पहुँचे, मरियम नवाज का रात पे आप उधर छापा पड़वाओ। ये तो इमरान खान के शौक़ थे। और ऐसे शख्स मिर्ज़ा शहजाद अकबर जैसे कैरेक्टर्स को इन्हें राइट लेफ्ट रख के बड़े बड़े कागज़ लहराए, और एंड में खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो खान साहब ने तो वो सारी आपने कोशिश की, और आपका जो झूठ का पलंदा था वो सबके सामने वो ये कह रहे वाज़े हो ये गया। वाले केस इसलिए वो बात तो जगह सेटल होगी, और बहादुरी से। आपको ये लग रहा है कि ये अगर बिल्कुल आबोहवा चेंज होगी तो ये केस स्टे करेंगे? करप्शन के इतने पक्के केसेस हैं ये इमरान पे। सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और देखिए बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। दूसरी बात है, आज तक हम आपके शोज़ में, मैं आपके शो में बेतहाशा दफ़ा मुझे आज तक इसका वाज़ेह जवाब किसी PTI के शख्स की तरफ से नहीं मिला। मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर बयान कर देता हूँ। 190 मिलियन पाउंड एक प्राइवेट शख्स के साथ नेशनल क्राइम एजेंसी ने सेटलमेंट में अमाउंट ली, और उसने पाकिस्तान की हुकूमत को भेजी कि ये 190 मिलियन पाउंड हमने एक पाकिस्तानी शहरी से दिए, और हम हुकूमत पाकिस्तान के अवाम के पैसे हम हुकूमत पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो उस वक्त ये मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म ने उस पैसे के साथ क्या किया? उसने काबीना का एक फैसला करवाया कि ये जो रकम नेशनल क्राइम एजेंसी से आई है, ठीक है, ये उसी शख्स की जेब में डाल दें जिसने रकम नेशनल क्राइम एजेंसी को जमा कराई। नहीं सर, ये ओपन एंड शट चीज है जिस पर डिनाई नहीं। सर ये सिर्फ एक केस है, 9 में इसके अलावा है, तोशा खाना इसके अलावा है। तो माजरत के साथ आप बिल्कुल, मुझे अगर आप ब्रेक लेने की इजाजत दें तो मैं ये सवालात आज मरियम साहिबा ने दोबारा याद किया इनडायरेक्टली इमरान साहब को नाम लिए बगैर, और मैं जानने को शुरू करूँगा मज़हर अब्बास साहब से कि जिस कॉन्फिडेंस से मरियम नवाज साहिबा इस वक्त पंजाब में रूल कर रही हैं और तरक्की काम कर रही हैं, तो ये पॉपुलर वोट वाला इशू किस तरह है? शौकत साहब जो कह रहे हैं वही बात है, या पॉपुलैरिटी अब थोड़ी डिवाइड हो चुकी हुई है और थोड़ी उसके ऊपर
वो लग चुका हुआ है, क्योंकि इतने मैसिव करप्शन केसेस आ गए, इसलिए इमरान साहब के कहने के बावजूद भी अवाम बाहर नहीं उतर आ रही। और डॉक्टर साहब से मैं ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा कि अगर नई जंग अब होती है तो अब हमारे वॉर के डायनामिक्स किस तरह चेंज हो गए हैं, तरमीम होने के बाद खास तौर पे किस तरह उसको लड़ा जाएगा डिफरेंट तरीके से। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं जी। असल में भाई हमें तो इमरान साहब को डिस्कस करने का कोई शौक नहीं, लेकिन अब क्या करें। मरीम नवाज साहबा को सुनवाएं जी। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में 10-12 अस्पताल बन रहे हैं, उन बीमारियों का इलाज होगा वहां पर जिन बीमारियों का इलाज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पंजाब में स्मॉग में 60-70% जो है वो बेहतरी आई। सीसीडी ने माशाल्लाह जो काम किया है, 70% रिडक्शन है क्राइम में। हाथ जोड़ के तौबा ताइब कर रहे हैं जो क्रिमिनल एलिमेंट से, हमें माफ कर दो। अभी चंद माह पहले बात हो रही थी कि ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, और आज वो जो मुल्क डिफॉल्ट के इंतजार में लोग बैठे थे उनको बहुत मायूसी हुई। कई लोग होते सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के ज़हनों में आता है बदतमीजी, डंडा मार, कुटाई, गाली गलोच। नवाज शरीफ का जब नाम लो, शहबाज शरीफ का जब नाम लो, मोटरवेज, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, एटमी धमाके, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस। नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जाती है, मुल्क पीछे की तरफ जाने लगता है। मुखालिफीन भी कहते हैं काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती है। ये जो काम मैंने आपको गिनवाए, और उसकी वजह है काम नीयत से होता है, काम जान मारने से होता है, जादू टोने से काम नहीं होता। मदर साहब, आपको लगता नहीं है कि अब जैसे बिलाल साहब फरमा रहे हैं कि शायद पॉपुलैरिटी उस दम खम की नहीं रही जिस तरह मरीम नवाज साहिबा काम कर रही है, परफॉर्मेंस कर रही है, अपने काम कारनामे गिनवा रही हैं? सर मुझे आवाज़ नहीं आ रही। कामरान, देखिए बहुत सीधी सी बात होती है, पॉपुलैरिटी का पैमाना क्या होता है? इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में मकबूलियत का पैमाना क्या होता है? एक साफ और शफाफ इलेक्शन। बिल्कुल हो सकता है मरीम नवाज साहिबा बहुत ज़्यादा काम कर रही हो, मेरा पंजाब जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, ये यकीनी तौर पे उनको सियासी तौर पे फ़ायदा होगा, लेकिन अगर फेयर प्ले हो और उसमें मरीम नवाज साहिबा जीत जाए, मुस्लिम लीग नून जीत जाए, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? ठीक है, जीत जाए, लेकिन आप किसी दूसरे को ये अपॉर्चुनिटी ना दें, किसी दूसरे को वो स्पेस ना दें, वो ग्राउंड पे जो है वो एक्टिविटी की, तो फिर ये क्या फेयर प्ले होगा? और यही जो मादी में मुस्लिम लीग नून खुद उसकी विक्टिम मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जाती है, तो कैसे गई है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, वो भी तो बताएं, उन कैरेक्टर्स के नाम भी बताएं, सिर्फ पिछली हुकूमत नहीं, इससे पहले भी मुस्लिम लीग की। तो तीर सिर्फ अभी जैसे बिलाल कह रहे थे, ठीक है, बिल्कुल, अगर किसी के कैदी हो और उसके मिलने का एक ही पैमाना हो, अब बिलाल ख़ुद बताएं कि क्या वाकई ऐसा होता है हमारे यहाँ कि कैदियों से मिलने का एक ही पैमाना होता है? मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे वो, ऐसा नहीं होता। और जब आप ये चीज़ करते हैं, कुछ आउट ऑफ द वे जाके करते हैं, तो उससे गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होता, गवर्नमेंट को फ़ायदा। एक पैमाना कर लें तो फिर तो ये भी होता है ना, उस वक्त जब सवाल उठा था नवाज शरीफ साहब पे कि ही वॉज अ कन्विक्ट, जब उनको मुल्क से बाहर जाने दिया गया, क्या इससे पहले कोई एक मिसाल मिलती है आपको? तो जो इल्ज़ाम उन पे लगा उस वक्त, उसका मुस्लिम लीग को नुकसान हुआ, क्योंकि जब वो 3 साल बाद वापस आए जी, तो उस वक्त ग्राउंड पे जो सिचुएशन थी उसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। यही कहा था ना उन्होंने कि मैं नहीं वज़ीर आज़म, इसलिए कि हमारे पास हमें उतनी मतलूबा अक्सरियत नहीं है। तो चीज़ ये है कि अगर आप फेयर प्ले होगा, और फेयर प्ले में अगर मरीम नवाज साहिबा जिस तरह काम कर रही हैं, उसका डेफिनेटली फ़ायदा मुस्लिम लीग को होगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन आप अगर दूसरे को अपॉर्चुनिटी ही ना दें और उसके बगैर ही आप जो है ग्राउंड में जाएं, तो फिर ठीक है, आप जीत जाएं, पहले भी जीत गए, तब भी जीत जाएंगे। बिल्कुल सही है। बिलाल साहब, कोई 28वीं तरमीम जो आ रही है उसका कोई है कोई पता किस मौजू को घेरेगी? अभी अब जेन में भी नहीं है क्या होना है वो। और आपको लगता है कि 27वीं आईनी तरमीम में इतने प्रॉब्लम हैं कि वकला का बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च शुरू हो सकता है दिसंबर में? जी कमरान साहब, थोड़ी सी आपकी आवाज़ कट करके आ रही है, मगर मुझे सवाल दोनों आपके समझ आ गई आवाज़। तो देखिए, सबसे पहले तो 28वीं तरमीम का जो आपने जिक्र किया है, देखिए उसमें आप जानते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम की जब बात का भी जिक्र हुआ, और स्टार्ट पे आपने देखा कि एक मेन्यू था दीगर इश्यूज़ का जिस पे हम बात करना चाहते थे, उसमें से जिन पर इत्तफाक हो सका 2/3 की हद तक, वो तो फिर 27वीं आईनी तरमीम में शामिल हुए, और जो फिर पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसेस से गुजर के स्टैंडिंग कमेटी समेत पास हुआ। मगर कुछ ऐसे और उमूर थे जिस पे इस दफ़ा इत्तफाक नहीं हो सका, जो कि फिर अभी के लिए पेंड कर दिए गए, जिसमें मेरा NFC का मामला शामिल है, जिस पे हमने थोड़ी बहुत ही पहले रोशनी डाली भी आपके इसी शो में।
इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ और पॉपुलेशन के टॉपिक्स की बात है कि चाहे कि वो कंकरेंट लिस्ट में होने चाहिए या अभी जिस तरह उसकी डेवोल्यूशन हुई हुई है, क्या उसके ऊपर फिर से डिस्कशन होनी चाहिए। फिर लोकल गवर्नमेंट्स का मामला था, आर्टिकल 140A का MQM ने भी उठाया, हमने भी उस पर बात की। सही है। तो देखिए ये वो अमूर हैं जिसके ऊपर आगे अब ये डिस्कशन मेरे ख्याल से चलेगी। और अभी इस वक्त जिन चीज़ों पे इत्तफाक हुआ, जिसमें आर्टिकल 243 था, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थे, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस थे और कुछ और एक दो और मामलात थे, उस हद तक किया गया। तो 28वीं तरमीम के लिए आगे मेरे ख्याल से इन इश्यूज़ के ऊपर कंसेंसस बिल्डिंग एक्सरसाइज हम अपने एलाइज के साथ, बल्कि अक्रॉस द आयल भी हम इंकरेज करेंगे अपने ऑपोजिशन के सर आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। बने इस दफ़ा वो नहीं बने, टीवीज़ पे था। तो देखिए 27वीं तरमीम के भी मेरे ख्याल से जो आपने बात की है, मैं तो फ्रैंकली नहीं जी फोर्सी करता, यकीनन मैं भी फोर्सी नहीं करता वैसे इस पे बात की है, मगर 26वीं तरमीम जी। सर आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। शौकत भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। सर मुझे ये लग रहा है कि आपकी जितनी तहरीकें हैं वो इसलिए शायद अभी नहीं वो असर पकड़ रही कि एक तो जो बयानिया गवर्नमेंट ने बनाया है इमरान साहब के ऊपर, दूसरा भी आप सुन रहे थे मरियम नवाज साहिबा ने इमरान साहब का नाम लिए बगैर कहा कि उनका नाम जेन में आता है, जादू टोला जेन में आता है, नवाज शरीफ साहब का नाम जेन में आता है तो मेहनत जेन में आती है। आपको लग नहीं रहा कि पंजाब अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते और इतनी बड़ी जंग को इतना आगे लेके ना जाते, इवन जेल में जाने के बाद भी इमरान साहब इदारों के साथ, तो आज वो मरियम नवाज साहिबा ने वो स्पेस लेती जा रही हैं जो तहरीक इंसाफ की थी और वो पॉपुलैरिटी लेती जा रही हैं, मेहनत दिखाती जा रही हैं, आपको जादू टोने के साथ फ्रेम करती जा रही हैं। आपको लग नहीं रहा कि ये गलती हुई है, आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहादुराई के बजाय उसको कूल डाउन करना चाहिए था? देखिए पहली बात तो ये बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि मरियम साहिबा की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, तो ये तो खैर इलेक्शन नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सवाल कर रहा हूँ कि शायद हो ना रहा हूँ, मुझे नहीं पता। हाँ हाँ अच्छा देखिए मेरे ख्याल ये कि वो तो इलेक्शन पे छोड़ देंगे, आवाम पे छोड़ देंगे। अगर इनको इतनी ही जौम है कि ये वाकई ये पॉपुलर हो रहे हैं अपने कामों से, तो फिर ये पॉलिटिकल एक्टिविटी छोड़ देना। फिर क्यों लोगों के घरों पे छापे मार रहे हैं, वर्करों को पकड़ रहे हैं, फिर इतना खौफ क्यों है? ये जो तरामीम लेकर आ रहे हैं कि जी सदर को इस्तिस्ना, अफना को इस्तिस्ना, ये क्या ये खौफ नहीं है? ये तरामीम जो अपने आप को महफूज बनाने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट का आशा नशर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आपके साथ क्या बुराई की थी? 90 सीटें आपको उठा के दे दी, तो उसके साथ तो भलाई करनी चाहिए थी आपने सुप्रीम कोर्ट को कचहरे में खड़ा कर दिया। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, और मरियम साहिबा को अगर ये चीजें याद आती हैं तो ये जो करप्शन और ये चीजें, ये तो इमरान खान तो अभी आया है ना, अभी उसकी एक दफा हुकूमत रही है, जो ढाई साल 2-2 साल बाद जो आपकी हुकूमत खत्म होती रही नवाज शरीफ की, तो ये तो करप्शन से खत्म होती रही है ना। और इससे पहले की कोई चीफ जस्टिस ने तो सिर्फ एक हुकूमत वो की थी ना, बाकी तो आप देखें सारे एस्टेब्लिशमेंट नहीं खत्म की थी। वो क्यों खत्म की थी? ये जो करप्शन के अल्फाज हम सुन रहे हैं, तो ये तो इनकी हुकूमत के उससे हम सुन रहे हैं कि जी यहाँ करप्शन वहाँ करप्शन। तो ये, और दूसरी ये कि ये जो सरे महल हैं, ये जो कौन से इनके मैफेयर फ्लैट्स हैं, ये क्या चीजें, ये कहाँ से आए हैं? कि आज तक उसकी मिनी ट्रेल नहीं दे सके ये लोग। लेकिन बहरहाल मैं ये अगेन ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मुल्क मुश्किल में है, मुल्क मुश्किल में है, संजीदगी दिखाए। तो सर इमरान साहब भी संजीदगी दिखाए ना, मुज़ाकरात की तरफ आए, गुस्से वाले ट्वीट खत्म करें, क्रिटिसाइजेशन खत्म करें इदारों की। यार वहाँ पे खुदा का वैर मचाया है ना सर। मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाना पड़ता है, इस तरह नहीं होता है। आपने भी तो बनाना ना सर। शौकत भाई मैं तो आपके हक में बात कर रहा हूँ, चाहे आप माने या ना माने, माहौल आपने बनाना है। जी देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम तो अपोजिशन में ना, हम बैठे हम क्या कर रहे हैं? हमारे खिलाफ भी तो कार्रवाइयाँ हो रही है, कभी एक को नाहल कर दे, कभी दूसरे को नाहल कर दे। वो जो 9 सीटें ले ली उसके अलावा क्या असर किया? ठीक है, तो लेकिन पॉपुलैरिटी तो कम नहीं हो रही है ना। ये खौफ तो इनके दिल में पड़ा हुआ है। दोनों देखिए पहले ये कहते थे इमरान खान टांगा पार्टी है, एक पार्टी ताना देती थी, लेकिन आज देखे ना सारी पार्टियां मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। सर आपका पॉइंट आ गया, लेकिन उस पॉपुलैरिटी का फायदा क्या जब वो जेल में ही और आपकी पार्टी तितर बितर होगी? इस पे कुर्बानियां देते हैं लोग, कुर्बानियां देते हैं। चले अगर आप समझते हैं राइट स्ट्रेटजी है तो अगर इनको मुल्क की फिक्र है तो फिर मुल्क के लिए बात करें। सर पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। चीमा साहब मुझे एक बात बताएं, गिवन द फैक्ट कि कहा जाता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जंगे जीतने के लिए जरूरी है, और हमने जो डेफिनेशन यहाँ टॉक शोज में उठी उसमें था जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे भी मदर साहब भी कह रहे हैं पॉपुलर बंदा है वो बंद है, लेकिन 9, 10, 11, 12 मई की जंग हमने इसके बावजूद जीत ली। किस हद तक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए जंगे जीतने के लिए हिंदुस्तान से?
आइंदा की जंगें भी? देखिए जी कामरान साहब, पहली बात तो ये है कि इंडिया ने ये मिस कैलकुलेशन की कि इनके यहाँ इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो शायद हम ये फॉल्स फ्लैग करेंगे और स्टेज ये जो प्रोवोकेशन है इसका उन्होंने फ़ायदा, ये बेसिकली उनकी कैलकुलेशन में से एक कैलकुलेशन थी, पर उनको ये पता नहीं था कि हम सारे पाकिस्तानी हैं, पीटीआई हो, नून लीग हो, सारे जो भी पावर में हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस चीज़ का पता है कि भारत के खिलाफ जब भी उसने एग्रेशन किया तो सारा पाकिस्तान जो है वो इकट्ठा है। तो भारत को ये मिस कैलकुलेशन तो खैर उनकी ख़त्म हो गई। दूसरा, हाँ, इससे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी ठीक है, फ़र्क पड़ता है, दुनिया बाहर से देखती है, लेकिन जो हमारे कोर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, मैं समझता हूँ उस पर एक ही सारी कौम है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक हैं। हमें ये अफ़गानिस्तान वाले थ्रेट में भी इकट्ठा होने की ज़रूरत है, यहाँ पे भी यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की ज़रूरत है, जिस तरह हमने इंडिया के हवाले से दिखाया है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इंडिया दोबारा मिस कैलकुलेशन करेगा तो उसको हम कुछ स्पेस देंगे, हमारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। मैं समझता हूँ तमाम लोगों ने एक यूनाइटेड फ्रंट, और हम भूल गए थे हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस क्या हैं, हमारे रिलीजियस डिफरेंसेस, सोसाइटियल डिफरेंसेस, किसी को कुछ याद नहीं था। सबको एक ही बात पता था कि आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करना है, पाकिस्तान को इस जंग को जीतना है, इंडिया को हमने बताना है कि यूनाइटेड कौम है। हमारी फौज ने, आर्म फोर्सेस ने, एयरफोर्स ने, सब ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई, और हम दुनिया के सामने आज कांग्रेस की रिपोर्ट में भी आया कि पाकिस्तान जंग जीत गया। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है, लेकिन इंडिया इसमें कोई मिसकैलकुलेट ना करे, उनको कुछ इसमें से नहीं मिलने वाला। हाँ, अफगानिस्तान की साइड पे और ये जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, वहां पे हमें मजीद डायलॉग, इंगेजमेंट और पॉलिटिकल, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, मेरे साथ ही रहिएगा, क्योंकि अफगान तालिबान, बिल्कुल सही। मदर साहब, जो चीमा साहब ने, डॉक्टर साहब ने जो बात कही है ना, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये इशू नहीं है इतना बड़ा कि कोई पॉपुलर लीडर अंदर बंद है, कोई इलेक्शन का मसला हुआ हुआ है, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान जो है उसमें कैपेसिटी है इंटरनेशनली भी इंस्पायर करने की, दुनिया को, दुनिया भर में अपनी सफारतकारी की जय जयकारी कराने की भी, और जंगें जीतने की भी, इन तमाम हालात के अंदर पॉलिटिकल डिफरेंसेस के साथ भी। 27वीं तरमीम क्यों की? अच्छा, फिर 27वीं तरमीम की ज़रूरत क्या थी? वो तो रिफॉर्म की है उनके हिसाब से। तरमीम की ज़रूरत क्या थी? नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ ना आपसे कि अगर इन सारी चीज़ों से कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, हर चीज़ अपनी जगह इन प्लेस थी, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या थी? आप चलते रहने देते। क्या थ्रेट है? कुछ भी थ्रेट नहीं है इंटरनल। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो ना हो, इंस्टेबिलिटी रहे, कोई मसला नहीं है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सर, ऐसा होता नहीं है। आप कह रहे हैं ऐसा होता नहीं। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं आपको आके बताता हूँ कि 27वीं तरमीम क्यों जरूरी थी, एक ब्रेक लेने के बाद। भाई 27वीं तरमीम जिसलिए भी थी, मैं तो इस बात में हैरान हूँ कि जो अदालत के हवाले से कुछ लोगों का ख्याल है कि तबाही हो गई। मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड मेजॉरिटी ऑफ द कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस एंड मेजॉरिटी ऑफ द लोअर कोर्ट जजेस, इवन उनमें से किसी को इतराज़ ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 हिस्से अगर बकौल आप कर लें, या जैसे रिटायरमेंट सूर साहब ने ऐसे कहा कि 1000 हिस्से हो गए, तो जब सुपीरियर जजेस को इतराज़ नहीं है, वकला को इतराज़ नहीं है, तो पता नहीं इतराज़ क्यों है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।